Hello students, welcome to Desert Rose Psychis. Myself Ali Hassan, and today the topic of discussion is syndromes and diagnosis. इसमें हम फर्स्ट चीज देखेंगे कि डायग्नोसिस का जो मकसद है और उसकी लिमिटेशंस। देखिए, डायग्नोसिस का जो मकसद है ये है कि ऐसे डिसऑर्डर्स को एक साथ रखा जाए जिनमें एक जैसी बातें हों। यानी साइकोलॉजिस्ट ये समझे कि किन डिसऑर्डर्स की शक्ल एक जैसी है, उनके पीछे काज एक जैसा है, बॉडी के अंदर क्या मसला हो रहा है और ट्रीटमेंट से क्या रिस्पॉन्स आ सकता है या थेरेपी से क्या रिस्पॉन्स आ सकता है। देखिए, एक अच्छी डायग्नोसिस वो होती है जो ये बता दे कि डिसऑर्डर की असल जड़ क्या है, बॉडी के अंदर क्या खराबी चल रही है, क्लाइंट में वो डिसऑर्डर किस अंदाज में नजर आ रहा है और ट्रीटमेंट या थेरेपी के बाद क्या होने की उम्मीद है। लेकिन सच तो ये है कि ऐसी मुकम्मल और साफ डायग्नोसिस बहुत कम मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हंटिंगटन कोरिया की एग्जाम्पल देखें तो इसकी जो डायग्नोसिस है इससे एक साइकियाट्रिस्ट को कई बातें एक साथ पता चल जाती हैं। अब ये बताती है कि इस बीमारी की वजह एक खास जीन है, यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन, सॉरी। इससे ये भी पता चलता है कि दिमाग के कुछ पार्ट्स में खराबी हो रही है, यानी कार्टिकल और एक्स्ट्रा जो पैरामिडल पार्ट्स हैं उसमें डिजनरेशन हो रही है। फिर ये भी सामने आता है कि पेशेंट में ये बीमारी कैसे दिखती है, जैसे डिमेंशिया यानी याददाश्त और समझ की कमजोरी, और जिस्म में झटकेदार या ऐसी मूवमेंट जो काबू में ना हो। अब ये बीमारी ज्यादातर 30 से 50 साल की उम्र में बीच में शुरू होती है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है, पेशेंट की हालत खराब होती जाती है और आखिर में डेथ हो जाती है। देखा जाए तो डायग्नोसिस को ये भी बताना चाहिए कि ट्रीटमेंट से क्या फायदा होगा, लेकिन इस बीमारी में अभी ट्रीटमेंट बहुत लिमिटेड है। इसमें सारा जोर जेनेटिक काउंसलिंग पर और पेशेंट की तकलीफ को कम करने वाले जो तरीके हैं उन पर किया जाता है, जैसे कि सिम्प्टोमेटिक केयर है उस पर। अब यहाँ एक ज़रूरी बात है, अगर किसी बीमारी की डायग्नोसिस बिल्कुल साफ भी हो, मतलब बिल्कुल क्लियर भी हो, तब भी हर पेशेंट एक जैसा नहीं होता। मतलब यह है कि बीमारी एक हो सकती है लेकिन हर इंसान में उसका असर अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ पेशेंट्स में जिस्म के वो मूवमेंट्स ज्यादा होंगे जो उनके अपने बस में ना हो, लेकिन डिमेंशिया बहुत कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। कुछ लोगों में बीमारी जल्दी शुरू हो जाएगी और कुछ में देर से। कभी ये बचपन में भी हो सकती है और कभी बुढ़ापे में भी। इससे हमें ये समझ आती है कि एक ही बीमारी हर पेशेंट में एक ही तरह सामने नहीं आती, इसमें काफी फर्क हो सकता है। अब जरा पल्मोनरी जो टीबी है, जिसे हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, इस पर बात करते हैं। अब ये एग्जाम्पल उस आइडियल हालत से और भी ज्यादा हटकर है। अब इस बीमारी में होता यह है कि सब पेशेंट्स के फेफड़ों का बेसिक प्रॉब्लम तो तकरीबन एक जैसा ही होता है, लेकिन बीमारी जिस तरह सामने आती है वो हर पेशेंट में एक जैसी नहीं होती। मसलन किसी पेशेंट में तो ये बीमारी सिर्फ एक्सरे या रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग से पता चलती है और उसे खुद कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन किसी दूसरे पेशेंट में यही बीमारी इतनी तेजी और इतनी शिद्दत के साथ सामने आती है कि वो एक्यूट फुलमिनेटिंग डिसऑर्डर्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस तरह हर पेशेंट में बीमारी के आगे बढ़ने का रास्ता भी अलग होता है और मैनेजमेंट यानी इलाज और देखभाल का तरीका भी बदल सकता है। अगरचे इस बीमारी की एक बड़ी वजह या काज एक ही है, यानी ट्यूबर जिसे हम बाइकलस कहते हैं, लेकिन सिर्फ यही एक चीज काफी नहीं होती बीमारी बनने में। और भी बहुत से फैक्टर्स हिस्सा लेते हैं, जैसे कि खुराक कैसी है, रहने की जगह कैसी है, आसपास का माहौल कैसा है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस यानी माली और समाजी हालात का भी इस पर बहुत असर होता है। अब कुछ डायग्नोसिस तो ऐसी होती हैं जो हमें उससे भी कम मालूमात देती हैं। वो ज़्यादातर बस ये बताती हैं कि पेशेंट में कुछ खास जैसे कि सिम्टम्स और साइंस एक साथ मौजूद हैं, यानी वो बीमारी का पूरा बैकग्राउंड नहीं बताती, बस एक क्लिनिकल पिक्चर सामने रख देती हैं। अब इसकी एक कॉमन सी एग्जांपल जो कॉग्निटिव कार्डिक फेलियर की है। इस नाम से हमें बस ये पता चलता है कि पेशेंट में कुछ खास सिम्टम्स और साइंस मौजूद हैं और उसका दिल अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहा,
लेकिन ये नाम हमें ये बिल्कुल साफ नहीं बताता कि असल में ये मसला हुआ क्यों, अंदर क्या खराबी चल रही है, आगे जाकर क्या होगा और कौन से ट्रीटमेंट सबसे बेहतर रहेगा। लेकिन इसके बावजूद ऐसी डायग्नोसिस का फायदा होता है। ये एक साइकोलॉजिकली और साइकेट्रिकली अगर हम देखें तो जो एक साइकेट्रिस्ट की तवज्जो और एक साइकोलॉजिस्ट की तवज्जो उन काजेज़ की तरफ ले जाती है जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। यानी वो ये सोचता है कि इस हालत के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। अब ज़्यादातर जो साइकेट्रिक डायग्नोसिस भी इसी तरह की होती है। ये ज़्यादातर एक सिंड्रोम डायग्नोसिस होती है। यानी पेशेंट की हालत और उसके सिम्पटम और उसके साइंस को एक नाम तो दे देती है, लेकिन असल काज हमें अलग से ढूंढना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल डिलीरियम की अगर डायग्नोसिस देखें तो अब इसकी डायग्नोसिस हमें ये बताती है कि पेशेंट की जो मेंटल हेल्थ है ठीक नहीं है, उसकी तवज्जो अटेंशन चीज़ों को समझने या उसकी कॉन्शियसनेस में कोई मसला आ रहा है। लेकिन सिर्फ ये नाम सुन लेने से हमें ये पता नहीं चलता कि इस खास पेशेंट में ये मसला आखिर हुआ किस वजह से। क्यों डिलीरियम होने के पीछे बहुत से, क्योंकि देखें डिलीरियम होने के पीछे बहुत से अलग अलग काजेज हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ डायग्नोसिस से ये समझ नहीं आता कि इस पेशेंट के लिए कौन सा खास ट्रीटमेंट बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन फिर भी इसका एक फ़ायदा ज़रूर है। ये हमारी तवज्जो उन काज़ेज़ की तरफ ले जाती है, जो हमें मालूम होती हैं, जिनकी वजह से डिलीरियम पैदा होता है। बिल्कुल इसी तरह डिप्रेशन की डायग्नोसिस हमें उन वजहों की तरफ ले जाती है, जो डिप्रेसिव इलनेस पैदा कर सकती हैं। इसीलिए आम तौर पर हमें बीमारी की वजह यानी काज़ और उसके जो इलाज यानी ट्रीटमेंट को अलग-अलग करके देखना चाहिए। अब यहाँ एक और ज़रूरी बात आती है। अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि एक ही सिंड्रोम अलग-अलग पेशेंट्स में अलग-अलग वजह से बन रहा होता है और कभी-कभी तो एक ही पेशेंट में एक नहीं बल्कि बहुत से फैक्टर्स मिलकर बीमारी पैदा कर देते हैं, डिसऑर्डर पैदा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में अगर कोई शख्स किसी टीबी वाले पेशेंट के करीब आता है या उससे मिलता-जुलता है तो इसमें बीमारी लगने का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ मिलना-जुलना ही काफ़ी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो लाज़मी तौर पर बीमार हो जाएगा, बल्कि उसके साथ और भी फैक्टर्स का होना ज़रूरी होता है। मतलब फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। इस तरह एक औरत में डिप्रेसिव इलनेस होने का चांस कुछ ख़ास हालात में बढ़ सकता है। जैसे कि अगर उसकी माँ का इंतकाल तब हुआ हो जब उसकी अपनी उम्र 11 साल से कम थी, या फिर उसके पास कोई ऐसा करीबी रिश्ता ना हो जो उसे मुश्किल वक्त में सहारा दे सके, या फिर उसके 3 या इससे ज़्यादा बच्चे हों जिनकी उम्र 14 साल से कम हो। ऐसे हालात में डिप्रेशन होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन सब हालात से गुजरने वाली हर औरत को लाज़मी तौर पर डिप्रेसिव इलनेस हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर माल न्यूट्रिशन यानी खराब या कम खुराक की वजह से एक इंसान को बहुत सी फिजिकल बीमारियां लग सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती हैं, इसी तरह कुछ एक जैसे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स भी कई कई मतलब कई अलग साइकेट्रिक सिंड्रोम्स रिस्क बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और फीडबैक देना मत भूलें। थैंक यू।